हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर, और आज आपके लिए लेके आए हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कशन। एंड आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है भैया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है हमें पहले और ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। ओके, तो पहले हम देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ओके बच्चों, तो देखो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है जो डेटा, जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है, तो इन्हीं को हम एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लेट the number of boys be x and the number of girls be y। तो बच्चों हमने दो वेरिएबल लिए x एंड y, नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। फिर क्या कहा गया है यहाँ पर? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स। अब टोटल 10 बच्चा है, तो ऑब्वियसली बॉयज़ और गर्ल्स मिला के ही तो 10 बच्चा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, जो हमारी पहली इक्वेशन बनी वो पहली इक्वेशन बनेगी, टोटल 10 बच्चा है तो बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर लीजिए और 10 बच्चा हो गया। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। सही है। फिर क्या कह रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब ये कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y। तो y के बारे में कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज y इज, है ना, इज मतलब इक्वल टू लगा दे, y इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा, मतलब 4 प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? x। तो गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बॉयज से, मतलब 4 प्लस x। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों पहला काम हमारा पूरा होता है। वो काम था हमारा कि हमको बनानी थी इक्वेशन, तो दोनों कंडीशन के हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना दी। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर कह रहा है कि इन इक्वेशन को आप सॉल्व करो। कैसे? आपको इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम, एक्स एंड वाई के पेयर्स निकालते हैं। ओके, सिंपल है, क्लास 9 में भी हमने करा था। ओके, चलिए चालू करते हैं। पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पहली इक्वेशन हम ले रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। चलो बच्चों, अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x कंसिडर करना है जिससे हमारी वैल्यू ऑफ y निकल के आएगी। ऐसे हमको x और y के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ओके, और इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं जो इंटीजर रहे, है ना, क्योंकि हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अरे आपने कोई x मान लो 5 कंसिडर करा और y मेरा निकल के आ गया कोई पर्टिकुलर इक्वेशन में 3.4, तो ग्राफ पे प्लॉट करने में भी हमको दिक्कत होगी। तो भाई ऐसे नंबर चूज करना है कि जिसमें x और y दोनों इंटीजर है, तो बहुत इजीली ग्राफ पे प्लॉट हो सकता है। ओके, सिंपल। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं मान लो x5 रखूँगा यहाँ पे बच्चों, x5 रखा मैंने। ओके, तो x5 रखा तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ से y मेरा निकल के कितना आ गया बच्चों? 10 माइनस 5, 5। तो x5 पे y5 आ गया। नेक्स्ट x रख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर x6 रख देते, x6 रखा, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो y आ जाएगा मेरा कितना बच्चों? 4 आ गया। नेक्स्ट x4 रख देते बच्चों, x4 रखा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और y मेरा निकल के आ जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। अब
हमें हमेशा 3 सॉल्यूशंस निकालने चाहिए बच्चों। देखो मैंने 3 निकाले, x5 पे y5, x6 पे y4, x4 पे y6, 3 सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। क्यों निकालने चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये तीनों सॉल्यूशन जो है ये एक ही लाइन पे लाए करेंगे। मतलब तीनों सॉल्यूशन से जब हम तीनों के सॉल्यूशंस को ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। और अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आया दैट मीन्स कहीं गड़बड़ करी है हमने, तो यहाँ से चेक भी हो जाता है, जो हमने काम करा है वो चेक भी हो सकता है। इसलिए मिनिमम आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। भाई 2 सॉल्यूशन में तो क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन 3 में क्या होगा कि तीनों एक ही लाइन पर आना चाहिए, तो समझ में आएगा कि बिल्कुल सही काम करा हमने। बात क्लियर हुई बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बच्चों हमने सॉल्यूशन निकाले हैं, एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, एक बॉक्स बना लिया हमने, ये एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हम देखें बच्चों, जब हमारा x 5 तो y भी 5 था, जब हमारा x 6 था तो y 4 था, जब x 4 था तो y 6 हो गया। तो पहली इक्वेशन का काम पूरा होता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। ओके, चलिए अब बच्चों x क्या रखूँ मैं, काम करते हैं x 0 रख देते हैं। x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब क्या रखे, x को हम एक काम करते हैं बच्चों, -2 रख लेते, चलो x -2 रख दिया। y इक्वल्स टू 4 प्लस -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 -2 2 आ गई। अब रख देते हैं x को रख लेते 1। x अगर हमने 1 रखा तो y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 और y इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से आप कोई भी x चूज कर सकते हैं, कोई भी y चूज कर सकते हैं, आपको एक दूसरी वैल्यू मिलना ही है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट ये है कि x और y की वैल्यू इंटीजर में हो, इंटीजर में होगी तो हम बहुत इजीली ग्राफ पे उसको प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए तो ये इक्वेशन 1 का बॉक्स था हमारा। अब इक्वेशन 2 का बॉक्स बना लेते हैं। चलिए इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं उसको हम बॉक्स में रख देते हैं x और y। x 0 पे, y 4x -2 पे, y 2x 1 पे, y 5। ये हो गया बच्चों। तो दोनों सॉल्यूशन तैयार है हमारे। अब इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ओके, चलिए ग्राफ पे प्लॉट करें। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो पहले एक्सिस बना लेते हैं। ओके, ये हमारा y एक्सिस, कलर चेंज करें। ओके, सो चलो पहले x एक्सिस बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, मेंशन भी कर देते हैं x एंड y, x डैश, y डैश। दिस इज ओरिजिन, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव x एक्सिस 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव x एक्सिस पे आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। और इतना ज़रूरत नहीं है, हमारे कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता ही है। x में 6 तक जा रहे हैं, x नेगेटिव में -2 तक है, ठीक है आ जाएगा। y में हम पॉजिटिव में 6 तक जा रहे हैं और नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए y 1 2 3 4
5 6 7, पॉजिटिव वाई हो गया, नेगेटिव वाई -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चों। ओके, चलिए अब हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। x5 पे y5, x6 पे y4, x5 पे y5, x5 बच्चों ये पॉजिटिव x5 और y5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज वन कोऑर्डिनेट 5,5, ओके। देन 6,4, 6,4, 6,4 ये आपका नेक्स्ट x6 से बच्चों, ये आप देखिए x6 से y4 है, दिस इज 6,4। अगला x4 है y6, x4 एंड y6, x4 एंड y6, ये रहा अगला 4,6। तो बच्चों ये रहे हमारे तीन कोऑर्डिनेट, और आप देखो इन तीनों कोऑर्डिनेट से पास हो सकती है एक सिंगल लाइन, मतलब हमने जो काम करा है वो बिल्कुल सही करा है। ओके, एक लाइन पास करवा देंगे हम अभी वहां से। चलिए, तो ये हमारी लाइन है पासिंग थ्रू ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर अगला, देखिए x0 पे y4 है, x-2 पे y2 है, x0 y4, x0 एंड y4। चलिए x0 है और y4 है, तो x0 मतलब y एक्सिस पे आना है, y4 है, ये रहा बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट x0 y4, x-2 y2, x-2 एंड y2, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट x-2 y2, x1 पे y5, x1 पे y5, 1x1 y5, ये रहा बच्चों x1 पे y5। तो बच्चे सब आ गए हैं, ये लिख लेते हैं हम -2 2 एंड दिस इज x0 पे y4 एंड दिस इज x1 पे y5। चलिए इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, चलिए हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया है बच्चों। और ज्वाइन करने के बाद आप देखिए, ज्वाइन करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पर। ज्वाइन करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व करा कि हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढने थे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलते हैं? जहां पर दोनों इक्वेशन की लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, वहां पे हमें मिल जाते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो आप देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है भाई? ये पॉइंट क्या है? यहाँ पे आप देखो x3 है और y7 है, दैट मीन्स 3,7, ये है हमारा कॉमन सॉल्यूशन। दिस इज कॉमन सॉल्यूशन जो हमें मिला है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ 3,7। ओके, तो ग्राफिकली जो सॉल्यूशन मिला है, आंसर जो ग्राफिकली सॉल्यूशन मिला है वो मिला है हमें 3,7। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप देख लीजिए आपको कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जनरली आपका 5 मार्क में आता है, जहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना है, सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और फिर यहाँ पे बॉक्स में हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। सेम हमने सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करा है और इसको ग्राफ पे हमने प्लॉट करा है। एक चीज़ और यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो कि हमारा जो इक्वेशन 1 का ग्राफ है, यहाँ पे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। हमारी इक्वेशन जो थी x + y = 10, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये है x + y = 10 का ग्राफ, एंड ये है y = 4 + x, दिस लाइन y = 4 + x। परफेक्ट, ओके। चलिए, सो दैट्स इट, ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड पार्ट है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो फटाफट चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन था, थोड़ा समझने में हमने समय लगाया, ध्यान से समझा, अच्छे से करा। अब थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, जल्दी चलते। चलो, क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन।
तो लिखते हैं जल्दी से, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू x रुपीज एंड दैट ऑफ 1 पेन, पेंसिल एंड पेन दोनों है, चलिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल्स, तो बच्चों एक पेंसिल y रुपीस की, 5 पेंसिल कितनी 5y, 5 इंटू वाई, एक पेन x रुपीस का, 7 पेन 7 इंटू एक्स, और दोनों का टुगेदर कॉस्ट पूछा है, दोनों का कॉस्ट निकालना है आपको साथ में, तो दोनों को ऐड कर दिया और टुगेदर है 50 रुपीस। ये इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल y, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स 5x, तो 7 पेंसिल और 5 पेन मिलके कितने रुपए 46 रुपीस के आ रहे हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन को हम रिड्यूस भी कर सकते थे, मान लो अगर मेरे को एलएचएस में कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में से, उसको मैं आरएचएस से कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो वो भी करके रिड्यूस कर सकता हूं, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है, और इस केस में भी, दोनों केस में वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से भी कोई कॉमन, क्योंकि 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, ओके, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करना है इनको। पहली 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50, 5y प्लस 7x इज इक्वल्स टू 50, भाई पहला ले लिया हमने। चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशंस निकाले, क्या सॉल्यूशंस निकाले, यहाँ पे क्या लिए जाए वैल्यू। अब यहाँ पे आपको सोचना है थोड़ा सा, देखो आप एक काम करते हो, y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो 5y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7x और y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7x अपॉन 5। चलो भाई सोचो x क्या रखा जाए कि y इंटीजर में आए, यहाँ सोचना है हमें कि x क्या रखा जाए y इंटीजर में आए। सबसे आसान मुझे दिख रहा है x 0 रख दो, भाई 50/5 बचेगा, तो मैंने x 0 रख दिया, तो y कितना आ गया मेरा 50/5, तो y 10 आ गया। चलो और क्या रखें, और क्या रखें, तो आप 7 का कोई मल्टीपल ढूंढो भाई, 7 का और 5 का कॉमन मल्टीपल यहाँ पे देखिए, तो 35 लग रहा है मेरे को, 35 से काम हो जाएगा, 7 5 जा, तो x 5 रख देते बच्चों, x 5 रख दिया, तो y कितना आ गया 50 माइनस 7 इंटू 5/5, y आ गया हमारा 50 माइनस 35/5, तो 50 माइनस 35 करा 15/5, मतलब ये 3 आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। चलिए दूसरा इक्वेशन देखें, एक और इक्वेशन देखते हैं, और आप चाहे तो इसको एक सॉल्यूशन और निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10, x को 10 रखोगे आप, 50 माइनस 70, तो 20/5 माइनस 20/5 आ जाएगा, एक और सॉल्यूशन। चलिए एक इक्वेशन और देखें कौन सी थी हमारी, 7y प्लस 5x इक्वल टू 46, 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46, ओके। चलो तो ये हो जाएगा मेरा 5x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7y, और x की वैल्यू आएगी 46 माइनस 7y अपॉन 5, ओके। चलिए अब सोचे कि y क्या रखा जाए या x क्या रखा जाए कि इंटीजर वैल्यू मिले, सोचना है भैया, यहाँ पे सोचना है बच्चों हमें। तो क्या करें, देखो यहाँ पे वो काम नहीं होगा, y 0 रखा तो 46/5x आ जाएगा, वो फिर तो डेसिमल में आ जाएगा, तो हम और सोचते हैं क्या रख सकते हैं, वैल्यू क्या रखें, ओके। तो बेसिकली हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नंबर आएगी जब 46 से सब्ट्रैक्ट करें तो वो 5 का मल्टीपल मिला हमें यहाँ पे, ओके, हमें ये सोचना है। तो जैसे y0 से काम नहीं हुआ, जैसे हमने y1 रखा तो ये आ जाएगा 46 माइनस 7 39, y2 रखा तो 46 माइनस 14, अगेन काम नहीं होगा, y3 रखे 46 माइनस 21, 46 माइनस 21, क्या हमारा काम हो रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि हो रहा है। चलो तो y अगर मैं 2 रखता हूँ बच्चों, y अगर 2 रखा, ओके सॉरी y3 3,
तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3/5। यहाँ से x निकल के आएगा 46 माइनस 21/5। तो बच्चों कितने हैं, 46 में से 21 गए, ये हमारा हो गया बेटा 25/5, तो ये आ गया 5। अब एक और सोचो, और क्या सोचे, एक और सोच लेते हैं। y क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, y क्या रखा जाए, सोचो सोचो क्या वैल्यू रखे। नेगेटिव में भी सोच सकते हो अगर आपको सोचना है, -1 रख दिया है ना, तो 46 माइनस माइनस प्लस 7, 46 प्लस 7 नहीं काम होगा, -2 रख दिया, 46 प्लस 14, तो यहाँ काम हमारा हो रहा है y -2 रख देते, y -2 रख दे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू -2/5। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 46 प्लस 7 2 14/5। तो यार आपका 46 प्लस 14 60/5, 60/5 आ गई बेटा। तो ये आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। बड़ी वैल्यू आई है, हमको x 12 तक ले जाना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू आई है। ओके चलिए ठीक है, देखते करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 12 तक ले जाना पड़ेगी। तो दो सॉल्यूशन आए, पहले इनको बॉक्स में लिख लेते हैं, हमारे जो सॉल्यूशन आए इनको बॉक्स में कर लेते हैं। एक और वैल्यू सोच लेते हैं, कोई छोटी मिल जाए, नहीं तो हमको यहाँ पे x 12 तक जाना पड़ेगा, x एक्सेस जो है 12 तक ले जाना पड़ेगा। कुछ और छोटा मिल जाए, एक और सोच लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, नहीं तो फिर काम हो जाएगा हमारा इनसे भी। ओके कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कहीं कहीं ऐसी इक्वेशन आएगी जहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, अगर आपको x और y की इंटीजर वैल्यू लाना है तो। ओके x हम y 3 पे आए थे, y 4, then y5 7 5 are 35, y6 7 6 are 42, y7 y8 भाई यहाँ पे y8 पे काम होते हुए दिख रहा है हमें, y8 पे काम होते हुए दिख रहा है। देखिए क्या, अगर मैंने बच्चों y8 लिया तो ये जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8/5, x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 8/5। तो ये x आ गया मेरा 46 माइनस 56/5। यहाँ से बच्चों x कितना आ रहा है, 46 माइनस 56 करा मैंने -10/5, और ये वैल्यू आ रही है मेरी -2। ठीक है चलिए दो बॉक्स बना लेते हैं। पहली इक्वेशन का बॉक्स बना दे, इक्वेशन 1, x0 पर y10 और x5 पर y3, x0 पर y10, x5 पर y3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें, y3 पर x5, y-2 पे x12, y3 पर x5, y-2 पे ओके y3 पर x5 एंड y-2 पे x12, और एक सॉल्यूशन यहाँ निकाला था हमने y8 पर x-2। चलिए अब ग्राफ बनाते बच्चों, दोनों बॉक्स हमारे तैयार है, ग्राफ बना सकते हैं हम। और आप लोग ये समझिए कि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी मिल रही हैं यहाँ पे, इंटीजर वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है, इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है दो सॉल्यूशन निकाल ले। एक और निकाल सकते तो बहुत बड़ा प्लॉट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर भी हम x इक्वल्स टू 12 प्लॉट नहीं करेंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे। y हम चले जाते हैं 10 तक, y 10 तक जाना है। ओके चलिए चालू करते हैं। तो ऐसा भी आपको दिमाग लगाना है, ऐसा भी आपको सोचना है। ओके नहीं तो बाद में क्या आप लिखोगे मिटाओगे वापस से, तो पहले ही सोचो आप। y जाना है 10 तक, y का सफ़र लंबा है, पॉजिटिव y मैंने बड़ा करा अभी ना, क्योंकि y 10 तक जाना है बच्चों। चलो इस बार ओरिजिन हमने यहाँ ले लिया है, ओरिजिन यहाँ कंसिडर कर लिया है, और x1
2 3 4 5 6, बहुत है। पॉजिटिव एक्स, एक्स डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आ जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना था ना अपने को बच्चों। चलो एक और ले लेते हैं 11 पॉजिटिव वाई, और नेगेटिव वाई में -1 -2 -3 -4 -5। चलो यहाँ तक चले जाते हैं। वाई डैश काम हो जाएगा कि एक बार देख ले अपना बॉक्स। x0 y10, ठीक है, x0 y10 कर लेते हैं। तो x0 पे बच्चों y10, अब x0 की अगर मैं बात करूं और y10 की बात करूं तो ऑब्वियसली y एक्सिस पे आ गए, तो मैं y10 पर प्लॉट करूंगा y10। तो ये कोऑर्डिनेट है बच्चों, पहला मेरा x0 पे y10। अगला देखे x5 पे y3, x5 पे y3, x5 चलो y3 आ जाओ, चलिए ये आ गए। तो x5 y3, और यहाँ पर हमने देखा कि x0 और y10 ज्वाइन कर देते बच्चों इनको। ओके चलिए परफेक्ट, तो ये हमें एक लाइन मिल गई है। नेक्स्ट इक्वेशन का अगर हम प्लॉट करें पॉइंट्स, x5 पे y3, x5 पे y3, x5 पे y3, भाई एक तो ये कॉमन मिल गया हमको, x5 पे y3 मतलब कॉमन मिल गया, तो ये आंसर रहेगा, कॉमन सॉल्यूशन ये रहेगा, है ना। और क्या आगे देखे, x-2 पे y8, x-2 पर y8, ये x-2 है और y8 आपका इधर आ जाएगा, तो x-2 पर y8 लाइन बना देते। ये लो बच्चों, ये हो गया हमारा काम। और बच्चों इस केस में कॉमन सॉल्यूशन वाला काम बहुत इजी हो गया। आप समझ ही गए क्यों इजी हो गया, क्योंकि हमें 5,3 तो दोनों के सॉल्यूशन पहले ही दिख गए थे कि पहली और दूसरी दोनों की इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है, तो वहीं से दोनों के लाइन पास होनी ये हमको पता है। चलो ये हो गया काम हमारा। दिस इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, दिस इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 1, this is our equation number 2 and our answer is, ये हमारा आंसर हो गया, कॉमन सॉल्यूशन मिल गया, वो है 5,3, 5,3 इज आवर आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, परफेक्ट, डन। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहे, जहाँ पे यू हैव टू थिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां आपको y और x दोनों इंटीजर में मिले, तो ज़्यादा वैल्यू सोचना पड़ेगी आपको x की, क्या रखा जाएगी इंटीजर में y आए। ओके, तो कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमारे पास तीन कंडीशन है बच्चों यहाँ पर। देखो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये पैरेलल वाली कंडीशन है। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसाइड वाली। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, ख़त्म करें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना आप भाई, इक्वल टू के लेफ्ट में तीनों टर्म हैं, पहले
इक्वेशन में तो दूसरे इक्वेशन में भी इक्वल टू के लेफ्ट में ही तीनों टर्म होना चाहिए, बस ये बात का ध्यान रखना। भाई ऐसा नहीं कि पहले इक्वेशन में जो मेरा कांस्टेंट है ये लेफ्ट में और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट राइट में है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। या तो फिर दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सारी टर्म्स इन LHS ऑफ इक्वल टू, ओके, LHS साइड पे, ओके। चलो तो यहाँ पे हम देखें ये हमारा a1 x का कोएफिशिएंट a1 होता है, x का b1 y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट तो b1 मेरा -4 है और c1 मेरा 8 है बच्चों। उसी तरह से a2 7 है, b2 6 है और c2 -9 है, ठीक है। तो आपको a1 b1 c1 की वैल्यूज निकालना यहाँ से समझ में आ गया है। आप इसको देखो भाई, x का साथी a1, x का साथी a1, तो x का साथी a1 है, कोएफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे 5 हो गया, इस इक्वेशन में 7 हो गया। यहाँ पर b1 देखो -4, यहाँ पर 6 हो गया और c1 देखिए 8, यहाँ पर -9 हो गया। सिंपल। अब देख लेते कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। a1/a2 क्या आ रहा है, 5/7। भाई कट सकता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, नहीं, प्राइम में दोनों। b1/b2 क्या आ रहा है, -4/6, कट सकता है, हाँ बिल्कुल काटो 2 से। अब यहाँ से आप देखो क्या कंक्लूजन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिख रहा है, ये 5/7 है, -2/3, ये नॉट इक्वल टू वाला केस आ गया। तो मतलब ये पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो इसका मतलब आंसर हो गया इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्ट केस हो गया, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो भाई यहाँ पे भी इक्वल टू के राइट में 0, इक्वल टू राइट में 0, सारी टर्म्स लेफ्ट में, ठीक है, वी कैन प्रोसीड। तो हमारा यहाँ पर बच्चों a1 9 है, b1 3 है और c1 12 है, a2 18। आपको मैं सारी स्टेप करके बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना। b2 6 है, c2 21। भैया 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा और बच्चा कुछ लिखता ही नहीं, डायरेक्ट रेशियो ले लेता है। अरे 3 मार्क में आए हैं तो उसको भी तो रिस्पेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 मार्क के क्वेश्चन लगना चाहिए कि 3 मार्क जैसा लिखा है 5 मार्क का क्वेश्चन में 5 मार्क जितना कंटेंट और डेटा हमको लिखना है वहाँ पर। भले आप 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हो, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सब कॉपी में लिखना पड़ता है। यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप इन बोर्ड एग्जाम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। a1/a2 9/18 कटेगा 9 से, 9 1 जा 9 2 जा। b1/b2 3/6, 3/6 तो y फिर 3 से काट दो। c1/c2 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या मिला, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 मिला। और ये तीनों इक्वल है, मतलब कौन सा केस आ गया, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये कोइंसिडेंट वाला केस आ गया है ना। कोइंसिडेंट वाला केस यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े, बहुत इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे भी a1 बच्चों मेरा 6 है, b1 -3 है, c1 10 है, a2 2 है, b2 माइनस। अब बच्चों यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 रहेगा, और c2 मेरा 9 है। रेशियो ले ले, a1/a2 6/2, मतलब ये आ गया 3/1। b1/b2 -3 -1, माइनस माइनस काटो 3/1। c1/c2 आ गया 10/9। भाई 10 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा, रहने देते, 10/9 रहने दो। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा, क्या कंक्लूजन, a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट बराबर है c1/c2 के। कौन सा केस बन गया यहाँ पर, आप याद दिलाया आपको, भाई पैरेलल लाइन वाला केस बन गया, पैरेलल 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 केस। तो बच्चों इसका आंसर है लाइंस विल बी पैरेलल
पैरेलल लाइंस। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, on comparing the ratios find out whether the following pair linear equation are consistent and inconsistent। तो बच्चों ये समझा दूं आपको, कंसिस्टेंट मतलब जहां पर हमको दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन मिले उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? एक तो वन सॉल्यूशन, जब भाई लाइन इंटरसेक्ट हो तो ये मिल गया, और एक कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट में दो केस आ गए, कौन सा? ये इंटरसेक्टिंग वाला केस आ गया है और ये कोइंसिडेंट वाला केस आ गया है कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट में जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिले, सॉल्यूशन कब नहीं मिलता है? जब लाइन होती है पैरेलल, तो पैरेलल वाला केस यहाँ आ गया इनकंसिस्टेंट में। बाकी तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में करा था सेम करना है, चलिए करते हैं। चलो अब यहाँ देखो बच्चों, इक्वल टू के राइट में कांस्टेंट है पहली इक्वेशन में, और दूसरी में भी इक्वल टू के राइट में ही कांस्टेंट है, तो चलेगा, कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हमें C1/C2 ले सकते हैं। अच्छा, एक राइट में होता, सेकंड में लेफ्ट में होता तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। चलो, A1 कितना है 3, B1 कितना है 2, C1 कितना है 5, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है 7। रेशियो ले बच्चों, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 और C1/C2 5/7। तो दिख गया हमको यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये केस आ रहा है कि ये 3/2 है और ये -2/3 है बच्चों, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स हम कौन से केस पे पहुंच गए? इंटरसेक्टिंग वाले केस पे आ गए, और इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट वाला केस फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ओके, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर A1 2, B1 -3 और C1 8, A2 4, B2 -6 और C2 9। A1/A2 ले ले बच्चों, 2/4 मतलब 1/2। B1/B2 ले ले, -3/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 ले लो, 8/9 कैंसल आउट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, मतलब केस बन गया पैरेलल। पैरेलल लाइंस का केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट, ये हमारा आंसर है, इनकंसिस्टेंट। डन, परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, वही सेम क्वेश्चन है, उसका ही थर्ड पार्ट है। ओके, चलिए रेशियो ले लेते हैं। A1 भाई यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आ गए, कोई बात नहीं। A1 3/2, B1 5/3, C1 7, A2 9, B2 -10 और C2 14। रेशियो ले लेते A1/A2, 3/2 डिवाइड बाय 9। 9 ऊपर आएगा बच्चों, 3 से और 9 कैंसिल आउट करेगा तो जाएगा 1/6। B1/B2 देखिए क्या आ रहा है, 5/3 और 10। 10 3 के पास आएगा, 5 और 10 कैंसिल आउट होगा, 5 1 5 2 ये भी आ गया 1/6। C1/C2 देखे क्या आ रहा है बच्चों, 7/14। तो ये आ रहा है बेटा 7/1/2, 1/2। तो यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिला कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। मतलब हम पहुंच गए कौन से केस में?
पैरेलल, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। परफेक्ट, ओके। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, अरे फोर्थ पार्ट, A1 5, B1 -3 और C1 11, A2 -10, B2 6 और C2 -22। A1 बाई A2 5/10 मतलब 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, B1 बाई B2 -3/6 -1/2। भाई आगे करने की जरूरत ही नहीं, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो केस है वो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में आ गए हम। और these two lines are consistent pair of linear equations। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलो नेक्स्ट, A1 4/3, B1 2, C1 8, A2 2 एंड B2, ये इक्वल टू का साइन लगा है, ये प्लस होना चाहिए आई थिंक, B2 3 और C2 12। तो ये बच्चों A1 बाई A2 देखिए कितना आ रहा है, 4/3/2। तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3। B1 बाई B2 कितना आ रहा है, 2/3 और C1 बाई C2 कितना आ रहा है, 8/12, 2/3। तो आप देखो 2/3 2/3 2/3 तीनों बराबर आ गए हैं यहाँ पर। दैट मीन्स A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। कोइंसिडेंट वाला केस आ गया। सॉल्यूशन तो मिल रहा है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट। क्या बच्चों, सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ओके, फाइनली क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, लेट्स सी। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? फिर से भाई, if consistent obtain the solution graphically। अच्छा, अगर consistent है तो हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने रहेंगे। तो पहले चेक कर लेते भाई कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ देखिए x और y के पहले कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 कंसिडर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में A1 हमारा 1 है, B1 भी 1 है और C1 5 है। ओके, A2 2 है, B2 भी 2 है एंड C2 10 है। चलो रेशियो देखें बच्चों, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है दैट A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 1/2 और C1 बाई C2 भी कैंसिल होगा, 5/10 1/2। तो ये कौन सा केस आ गया हमारा, कोइंसिडेंट वाला केस, कोइंसिडेंट वाला केस आ गया। दैट मीन्स ये है हमारे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो भाई पहले वाले का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंट है। चलो सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। A1 1, A1 1 है, B1 -1 है और C1 8 है, A2 3 है, B2 -3 है और C2 16 है। ठीक है, कौन सा केस आ रहा है देखें यहाँ बच्चों। तो आप देखो ये 1/3 है, -1/3 है, तो यहीं से देख पा रहे हैं आप A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू
b1/b2, ये केस आ गया है भाई, ये केस आ गया है हमारा। और ये केस कौन सा आ जाएगा, ये केस आ जाएगा ओके एक्चुअल ओके 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 बेटा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, इक्वल टू है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, है ना। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस भी तो कटेगा भाई, ये भी 1/3 ये भी 1/3, और 8/16 ये 1/2 होगा, 8/16 1/2, तो ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। मतलब ये हमारा केस आ गया पैरेलल वाला, और पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। ओके चलो क्लियर है। सेकेंड वाले का ग्राफ नहीं बनाएंगे हम, सेकेंड वाले में हमको ग्राफ नहीं बनाना है, इनकंसिस्टेंट आ गया है, ग्राफ किसका बनाना है, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलो थर्ड देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 2 है, b1 1 है, c1 माइनस 6 है, a2 4 है, b2 माइनस 2 है, c2 माइनस 4 है। तो रेशियो देखिए बच्चों क्या आ गया, a1/a2 1/2 ओके इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि b1/b2 कितना आ रहा, -1/2 आएगा बच्चों, 1/2 माइनस का साइन है। ओके तो ये केस जो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है, मतलब कंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम ग्राफिकली, और क्या, थर्ड वाले का भी हम ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फोर्थ वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। a1 2 है, b1 माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4, b2 माइनस 4 और c2 माइनस 5। तो यहाँ पे आप देखो a1/a2 2/4 1/2, और b1/b2 की अगर हम बात करें ओके तो b1/b2 मेरा है -2/-4, ये भी 2/4 कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे कैंसिल आउट होके। c1/c2 की बात करें -2 और -5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5 आ जाएगा। मतलब ये आ रहा है मेरा a1/a2 बराबर b1/b2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो कौन सा केस आ गया, पैरेलल लाइन वाला, मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वाला केस बच्चों आ गया है। ओके तो ये है आपके चारों पार्ट, जहाँ पर हमको दो कंसिस्टेंट मिले हैं, दो इनकंसिस्टेंट मिले हैं। जो दो कंसिस्टेंट मिले हैं उनका ग्राफ हम बना लेते हैं। चलो भाई इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है, फोर्थ वाले का ग्राफ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इन दो का ग्राफ हम बना लेते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड देन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके बच्चों इन दोनों ग्राफ बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। चलिए x अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई, x2 रखा तो y कितना आ जाएगा बच्चों, x2 रखेंगे तो 5 - 2 y3 आ गया। x5 रख दिया, अगर मान लो मैंने x5 रखा तो y आ जाएगा 5 - 5 0, y0 आ गया। देखो कितना इजीली हो गया, यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा हमको, सब इंटीजर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी, बहुत इजीली काम हो गया। x0 पर y5, x2 पर y3, x5 पर y0। अब बच्चों आपको एक बात बता दूं, ये जो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व करा था ना, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करके क्या आया था हमारा, ये आया था कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट आया था। मतलब ये दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बच्चों, ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, इस इक्वेशन के लिए भी इस इक्वेशन के लिए भी, दोनों के सॉल्यूशन सेम रहेंगे, क्योंकि कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक आएगी ना लाइन, तो
कोइंसिडेंट कोइंसाइड तब तो करेगी लाइन जब लाइन एक के ऊपर एक आएगी, ओके, ओवरलैप करेगी। तो यहां भी देख लो आप, अगर मैंने x0 रखा तो y कितना आ गया, तो 2y इक्वल्स टू 10 और y आ गया 10/2 मतलब 5, ओके। अब अगर हमने x2 रखा तो 2 × 2 + 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 2 to the 4 10 - 4 उधर जाएगा 6 और यहाँ से आपका y जो आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आ गया। और x रख देते हैं 5 रख देते हैं, 10 10 कैंसिल करो, x 5 रख दिया, x 5 रखा, 5 2 = 10 + 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 0 एंड y विल बी 0/2 दैट इज 0। अब एक बॉक्स बना दे यहाँ पर फॉर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना देते हैं। तो x0 पर y5 जैसे कि यहाँ पर भी वही हुआ था, x2 पे y3 और x5 पे y0, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, मतलब हमने निकाले सेम है, हम निकाल अलग सॉल्यूशंस भी सकते थे, बट वो है कि लाइन तो कोइंसाइड होना ही है, दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड होना ही है, ओके। क्लियर है, आगे बढ़े, ग्राफ पे प्लॉट करें, x एक्सिस y एक्सिस बनाइए, x एक्सिस y एक्सिस, चलिए x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया है, y डैश ये सब लिखना ज़रूरी रहता है, x पॉजिटिव x नेगेटिव x, x डैश ये आपका ओरिजिन हो गया, ओके। x पे हम आए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, बस इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम यहाँ देखें हमको कहाँ तक जाना है, x नेगेटिव में तो हम जा नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 तक ले लेते हैं, चलिए, ओके। चलिए प्लॉट करते हैं। पहला x0 पर y5, x0 पर y5 है, मतलब ये हो गया बच्चों हमारा x0 पर y5, ओके। देन x2 पर y3, x2 पर y3 इधर आ गया, x2 पर y3। देन x5 पर y0, x5 है और y0 है, 5,0 है बच्चों, 2,3 है और 0,5 है, ओके। 3 कोऑर्डिनेट हो गए हैं। और आप दूसरी इक्वेशन के भी देखो तो वी हैव सेम कोऑर्डिनेट। अगर मैं और कोई निकाल भी देता बच्चों भी यही लाया करता। देखो फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग और अच्छा करने के लिए, सपोज अगर मैं यहाँ पर ले लेता x1, अगर मैंने x1 लिया तो ये कितना आ जाता, 2 × 1 2, 10 - 2 8/2, 8/2 मतलब y मेरा कितना आता बेटा, 4 आ जाता, x1 पे y4 आता। अगर मैं उसको भी प्लॉट करूँ ना बच्चा, यहाँ पर x1 पे y4 भी प्लॉट करूँ तो देखो यहीं पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, एक ही लाइन पे आएंगे। चलिए ग्राफ बना दे, ग्राफ बना देते हैं। चलिए ज्वाइन कर दिया हमने सारे कोऑर्डिनेट्स, तो और ये आ गया हमारा ग्राफ, ओके। तो आप देखो बच्चों, पहली और सेकंड दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम रहेगा। कोइंसिडेंट है, पहले ही पता था सेम रहेगा, कोइंसिडेंट है ना, तो इक्वेशन 1 और 2 भाई दोनों का ये सेम रहेगा।
ओके अब हमको यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ग्राफिकली क्या सॉल्यूशन, हम तो यहाँ बोलेंगे सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। हम यहाँ लिखेंगे, एक हम टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि एज बोथ द लाइन कोइंसाइड वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भाई हर पॉइंट पर सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पर कॉमन सॉल्यूशन है ना, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो बस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पर as both the lines coincide we get infinite many solution। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल गया हमको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, एक और का ग्राफ बनाना है हमें। कौन सा बनाना है, थर्ड वाला ग्राफ और बनाना है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। जो थर्ड वाला केस था हमारा वो क्या था वो भी देख लेते हैं। थर्ड वाला केस ये था, इंटरसेक्टिंग केस मिलेगा। ओके यहाँ पे हमको एक वन सॉल्यूशन मिलना है। इंटरसेक्टिंग केस मतलब आपको वन सॉल्यूशन मिलना है, वन कॉमन सॉल्यूशन। ओके 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और क्या है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, चलिए चालू करते हैं काम हमारा। कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं टू प्लॉट द ग्राफ। कोऑर्डिनेट्स ढूंढे, ओके इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई और x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई बाय 2। तो चलिए अब मैं यहाँ पर y क्या रखूँ कि x इंटीजर आए। ओके एक काम करते हैं y 0 रख देते पहले। मैंने जब बच्चों y 0 रखा तो आ जाएगा 6/2। 6/2 मतलब x की वैल्यू आ गई 3। y 2 रख दे, चलो y 2 रख देते। 6 माइनस 2 मतलब 4/2। 4/2 मतलब x 2 आ गया। और एक काम करते हैं y 6 भी रख सकते हैं। y 6 रख दिया तो x 0 हो जाएगा। ओके y 4 रख देते, चलो y 4 रख दिया हमने। 6 माइनस 4 2/2 तो x 1 हो गया। तो बच्चों यह काम हो गया हमारा, सॉल्यूशंस आ गए हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन x एंड y। हमें जो सॉल्यूशंस मिले हैं वो देख लेते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं। x 3 पर y 0, x 2 पर y 2, x 1 पर y 4। ओके परफेक्ट, इधर सोचे, यहाँ पे सोचते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 2y प्लस 4, ट्रांसपोज करा 2y और माइनस 4 को हमने, साइन चेंज हो गया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2y प्लस 4/4। चलिए लेट्स थिंक y क्या रखे। भाई मुझे एक सीधे दिख रहा है y 0 रख दो 4/4 आ जाएगा। तो y 0 रखा है, x आ गया 4/4 मतलब 1 आ गया। और क्या करें, 4 का मल्टीपल, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर में 4 का मल्टीपल सोचना है हमें। तो इंटीजर वैल्यू आएगी x की, 4 का मल्टीपल लाना है तो y को 2 रख देते। 2 2 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। चलो y को 2 रख दिया, y को 2 रखा, 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8/4, 8/4 करा तो x 2 आ गया। और क्या रखे, y को 3 रख दे, 4 3 3 2 6, नहीं y को 4 रख देते। ओके तो 4 2 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो y को रख दिया हमने 4 बच्चों। y को जब हमने 4 रखा तो ये आ गया 4 2 8, 8 प्लस 4 12, 12/4 तो ये आ गया 3। ओके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, एनक्लोज्ड द कोऑर्डिनेट्स x y। बॉक्स में डाल देते x1 y0, x2 y2, x3 y4। चलो काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बना देते हैं हमारा y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस
लिख देते हैं y y डैश x x डैश x कहाँ तक जा रहा हूँ मैं 1 2 3, चलो x में हम 4 तक चले जाते हैं 1 2 3 4 5 तक आ गए। y में कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव में 4 तक जाना है, बाकी मतलब नहीं है हमें। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है, ऑल सेट। चलिए कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। x1 पे पहले इक्वेशन देख ले। चलो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, x3 पे y0, x3 पर y0 ये आ गया, x3 पर y0, x2 पे y2, x2 y2, देन x1 y4, x1 y4। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, लाइन ड्रॉ कर देते। ये हमारी लाइन है, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन 2, x1 पे y0, x1 पे y0, x2 पे y2। भाई x2 पे y2 तो पहले से ही प्लॉट था हमारा, x3 पे y4, x3 पे y4। लाइन ड्रॉ करें, तीनों कोऑर्डिनेट्स से पास होते हुए हमने लाइन बना दी इक्वेशन नंबर 2 की। अब आप देखिए हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल गया बच्चों, यहाँ पर हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है हमारी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, है ना। सारा काम, सारी स्टेप हमको लिखना जरूरी है बच्चों टू गेट फुल मार्क्स। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x1 y0, ये कोऑर्डिनेट है मेरा x3 y0, ये कोऑर्डिनेट कॉमन सॉल्यूशन 2,2। बेटा यहाँ पे भी कॉमन सॉल्यूशन मिल गया हमें, 2,2 दिख रहे हैं आप, दोनों लाइन जो है 2,2 से पास हो रही है। देन दिस इज x3 y4 एंड दिस इज x1 y4। डन, दैट्स इट, दैट्स इट। तो फाइनली हमारा जो आंसर है बच्चों, ये आंसर मेंशन कर देते हैं। ये हमारा आंसर है 2,2। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हम कहीं पर भी लिख देते हैं आंसर। कॉमन सॉल्यूशन इज 2,2 फॉर बोथ द इक्वेशन। ओके, डन, खत्म हो गया काम। हमको पता था एक सॉल्यूशन मिलना है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग वाला केस था जिसमें लाइन इंटरसेक्ट होती है, एक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन मिलना था और मिल गया, वो है 2,2। चलिए दैट्स इट, खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखिए क्या है अगला। ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आधा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, और इसका कर दिया आधा, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और यहाँ बचा l प्लस बी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो बच्चों जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो दिस इज 36, पेरीमीटर का आधा 36 है। बीच में एक कंडीशन और दी है, वो भी हम लगाते हैं। तो पेरीमीटर का आधा 36 है, तो हमारा पेरीमीटर का आधा कितना है, l प्लस बी, और l प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 36। इक्वेशन नंबर 1, बीच में क्या कह रहे हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ।
जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, मतलब ब्रेथ से। लेंथ जो है 4 मीटर मोर मतलब ज्यादा, किससे? विड्थ से मतलब ब्रेथ से। ये इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस ढूंढने हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हम सेकेंड इक्वेशन में L4+B, इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर। हम लिख देते हैं दैट पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 2 में से उठा के इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। चलो डाल देते हैं। तो L की जगह 4+B, L के प्लेस पे क्या रखा? 4+B रखा, प्लस B करा, इज इक्वल्स टू 36। सॉल्व करो इसको। B 2B, 36, 4 इधर आया माइनस में, तो यह जाएगा 36 - 4। फर्दर सॉल्व करा, 2B इक्वल टू कितना आ गया? 36 - 4 32। फर्दर सॉल्व करा, B आ गया आपका 32 डिवाइड बाई 2, मतलब B आ गया 16। अब बच्चों B अगर 16 है तो L कितना है? L है 4+B। L है हमारा 4+B, तो L कितना जाएगा? 4 + 16 20। ओके, तो फाइनल आंसर जो है बच्चों हमारा, फाइनल आंसर जो आएगा, लेंथ इज 20, यूनिट के साथ देखते हैं मीटर लिखना है, और ब्रेथ इज 16 मीटर। फाइनल आंसर हम मेंशन कर देते हैं। फाइनल आंसर इज लेंथ इज 20 मीटर and breadth is 16 meter. These are the dimensions of the rectangular garden. Okay, तो आप देखो वर्ड प्रॉब्लम को एज अ स्टेटमेंट आंसर में लिखना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम का। तो आखिर में लिख देंगे द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 16 मीटर। ओके, क्लियर? बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम था, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pairs of formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines. Okay, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पहले वो समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x plus 3y minus 8 equals to 0, आपको एक और इक्वेशन लिखना है ऐसी कि इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 1 के साथ पहले कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है बच्चों? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। तो इसको सोचते हुए मैं बच्चों लिखता हूँ इक्वेशन। पहले a1 इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं, b1 इक्वल्स टू 3 और c1 इक्वल्स टू -8। अब हम यहाँ पर a2 और b2 क्या लिखे कि ये कंडीशन फॉलो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे फॉर सपोज हमने ले लिया a2 इक्वल्स टू 4 ले लिया, ओके, और b2 भी एक काम करते 4 ले लेते हैं, और c2 भी 4 ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, आप खुद देखिए, जब मैं a1/a2 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 2/4 मतलब 1/2, और जब मैं b1/b2 कर रहा हूँ बच्चों तो क्या आ रहा है? 3/4। और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। तो कौन सा केस फॉलो होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस फॉलो होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें तो एक पूरी इक्वेशन लिखना है, तो मैंने तो a2 b2 c2 तो सोचा है यहाँ पर, है ना भाई, ये तो कोएफिशिएंट, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे। तो आंसर हम ले लेते हैं 4x, भाई a2 4, a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट, b2 किसका कोएफिशिएंट है? y का, 4y प्लस कांस्टेंट 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है पहले केस का। और बेटा आंसर कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पर। भाई आप और कुछ सोच लेते, भाई मैंने मान लो a2 4 रखा है, अब मैं b2 5 रख देता,
b2 अगर मेरा 5 होता तो भी मेरा b1/b2 कितना आता, 3/5 आ जाता, तो भी नॉट इक्वल टू आता। भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो भी आंसर हो सकता, ये 4 की जगह 5 भी आ सकता है। समझ रहे हो आप बात को? अच्छा, क्या नहीं आना चाहिए वो समझो आप। जैसे a1/a2 1/2 आया, अब अगर मैंने b2 को 6 रख लिया तो ये 3/6 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो इंटरसेक्टिंग वाला केस नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सोचना है आपको। चलो पैरेलल लाइंस वाला देखिए, ये तो पहला केस हो गया। पैरेलल लाइंस के लिए मुझे क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए हमें चाहिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। चलिए सोचते हैं कुछ, पहले तो इक्वल बनाना है, तो एक काम करते हैं a2 b2 वही ले लेते हैं, हम a2 को 4 ले लेते हैं और b2 को मेरे को इक्वल बनाना है, b1/b2 इक्वल। तो मैंने देखा बच्चों यहाँ पर a1/a2 मेरा आएगा 1/2 आएगा, जो मैंने ऊपर भी यहाँ पर देखा था 1/2। अब b1/b2 भी 1/2 ला सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ तो इक्वल लाना है। तो कब लाऊंगा, जब b2 6 हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं b2 को 6 कर देते हैं। अब ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो c2 को मेरे को, c2 देखे क्या है, c1-8 है। अगर मैंने c2 को -16 ले लिया तो -8/-16, वो -8/-16 में ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये तो कोइंसिडेंट वाले का आंसर हो जाएगा। भाई ये तो कोइंसिडेंट वाले का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कोइंसिडेंट वाले का आंसर भी मिल गया कि अगर हमने c2 -16 ले लिया तो c1/c2 भी 1/2 हो जाएगा, तीनों ही 1/2। चलो कोइंसिडेंट वाले का आंसर भी लिख देंगे। पहले यहाँ पे हम देखें तो c2 -16 नहीं और कुछ ले लेते, c2 -16 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो बच्चों। मैंने जैसे 5 ले लिया, तो अब आप देखो यहाँ पर जैसे ये लिया तो a1/a2 मेरा कितना आया बच्चों, a1/a2 जो आ रहा है a1 2 है और a2 4 है, तो ये 2/4, ये आ गया 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है, b1 3 है और b2 6 है, तो ये भी 1/2। और ये हम चाह रहे थे कि भाई ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 कितना आ रहा है, c1 -8 है और c2 कितना है 5 है, तो ये तो भाई -8/5 आया। ये तो आया है मेरा -8/5। तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो गई आपकी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कंडीशन फॉलो हो गई है। अब फाइनल आंसर लिख दे इसका, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, फाइनल आंसर रहेगा a2 4 तो 4x, b2 6 6y और c2 मैंने 5 ले लिया प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब कोइंसिडेंट वाले केस का फाइनल आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई। a2 भी 4, b2 6, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और c1/c2 को भी अगर 1/2 लाना है तो c2 की जगह -16 आना चाहिए। -16 आएगा तो -8/-16 भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ फाइनल आंसर लिख दे कोइंसिडेंट लाइन वाले का। चलो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा a2 4, ओके, a2 4 चलेगा, b2 भी 4 चलेगा, सॉरी b2 6 है 1/2 लाने के लिए, और c2 क्या लूँगा -16, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। भाई सभी के आंसर 1/2 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x प्लस यहाँ 6 है तो ये 6y, c2 की जगह -16 इक्वल्स टू 0। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर कोइंसिडेंट लाइन वाले का। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर आपका ये है। आप खुद देखें, a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख के देखिए आप। 1/2 हमने 4 और 6 के केस में तो देख लिया था भाई। c1/c2 के केस में भी 1/2 लाना है तो ऊपर c1 -8 है तो c2 -16 ले लो, -8/-16 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। परफेक्ट, काम खत्म, क्लियर, ओके। तो ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पे हर केस के, आप कुछ भी आंसर कंसिडर कर सकते हो आपके हिसाब से। बस ये कंडीशंस को ध्यान रखना है, सारी कंडीशंस के हिसाब से चलना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शीट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो बच्चों पहला काम तो करो, अपन ग्राफ बनाते हैं। ओके, पहला है हमारा x माइनस वाई प्लस वन, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। चलो फटाफट कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से y माइनस वन। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने y ज़ीरो रखा, भाई अगर y ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू माइनस वन आ गई। बच्चों अगर y वन रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस वन ज़ीरो। अगर y टू रखा, अगर y2 रखा तो x की वैल्यू 2 माइनस वन वन। बॉक्स बना लेते हैं, सॉल्यूशंस आ गए हैं। क्या है, x माइनस वन वाई ज़ीरो, x ज़ीरो वाई वन और x वन वाई टू। तो ये पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। ओके, ये पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए फटाफट इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, कुछ भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 3x हो जाएगा मेरा 12 माइनस 2y और x हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। ओके डन। अब हमें न्यूमरेटर कोई ऐसा सोचना है कि वो नंबर 3 का मल्टीपल हो, तो x का आंसर इंटीजर में आएगा। ओके, चलिए क्या सोचिए। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे सोचा y ज़ीरो, सबसे पहले भाई 12 आएगा, 12 3 का मल्टीपल होता है। y ज़ीरो सबसे आसान, y ज़ीरो सोच लिया, 12 बाई 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 x 4 आ गया। अगला क्या सोचे, और क्या सोच सकते, देखिए अगर y1 रखूँगा तो 12 माइनस 4 8 नहीं आएगा, काम नहीं होगा। y2 रखा, 1 रखा तो 10, 2 रखा तो 8, 3 रखा, 3 पे काम हो रहा है बच्चों। y3 पे हो जाएगा 12 माइनस 3 टू ज़ा 6, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 12 माइनस 6 बाई 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 3, दैट इज 2। एंड और क्या रख सकते हैं, y3 के बाद 4 से चेक करें, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, चलिए y6 रख लेते हैं। y6 रखा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, मतलब ये हो गया बच्चों मेरे पास 12 माइनस 12 बाई 3, मतलब 0 बाई 3, तो x हो गया 0। ओके, चलिए इसका बॉक्स बना देते हैं। x एंड y 0 पे x4, y3 पर x2 और y6 पर x0। ये बॉक्स बन गया। ओके परफेक्ट, आ गए हमारे पास दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेट्स आ गए। प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले भैया इक्वेशन को तो प्लॉट करें हम बच्चा, यहाँ पर चलो करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y
एक्स नेगेटिव एक्स एक्स डैश और नेगेटिव वाई वाई डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ले एक बार रेंज कहाँ तक जाना है बच्चों। x -1 नेगेटिव 0 1 2 y 6 तक जाना है, x पॉजिटिव में 4 तक जाना है। ठीक है, ओके परफेक्ट। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके डन। चलो ये काम हो गया बच्चों अपना। इधर आए वापस से देखें, प्लॉट करते हैं। x -1 पे y 0, x -1 पे y 0, ये आ गया x -1 पे y 0, x 0 पे y 1, x 1 पे y 2, 0,1 1,2, तो 0,1 एंड 1,2 ये बच्चा हो गया हमारा काम। भाई पहली लाइन बना देते हैं, 3 कोऑर्डिनेट आ गए, तीनों एक ही लाइन पे एक ही लाइन से पास होंगे। एकदम सही काम है, हमने परफेक्ट काम करा है। ओके इनको ज्वाइन कर देते हैं। डन। आगे देखें, आगे हमारे पास है x 4 पे y 0, 4,0 2,3 4,0 2,3 and 0,6 and 0,6। चलिए 3 कोऑर्डिनेट और मिल गए हैं। इनसे पास होते हुए एक लाइन बना लेते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट से पास होते हुए एक लाइन बना देते हैं। ओके अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस एक मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमको दिख रहा है। देखिए आप ध्यान से, ये ट्रायंगल दिखा आपको। ये ट्रायंगल का नाम रख देते हैं हम वर्टाइसेस। दिस इज वर्टाइसेस ए, वर्टाइसेस बी एंड वर्टाइसेस सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। भाई जो पूछा गया है वो है ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए के वर्टाइसेस है। ए के वर्टाइसेस आप देख पा रहे हो बेटा, देखो x2 और y3 2,3। बी के वर्टाइसेस क्या है 4,0 और सी के वर्टाइसेस क्या है -1,0। ओके परफेक्ट। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हम बता दिए ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेड भी कर दिया है हमने। ठीक है, तो बच्चों ये ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया हमने। और वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट ए बी सी, आप देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। ये रहे तीनों ट्रायंगल ए बी सी के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट और हमने ट्रायंगल को शेड कर दिया। तो दैट्स इट, जो क्वेश्चन ने पूछा था वो हमने सब डिलीवर कर दिया है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके चलिए, ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और इसका एरिया भी पूछा जा सकता था। जैसे सपोज ये पूछा जाता कि इस ट्रायंगल का आप एरिया बताओ, तो एरिया बताने के लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते। बेस देखिए कितना है, -1 से हम जा रहे हैं 4 पे, तो बेस देखो आप बच्चों 1 2 3 4 5 यूनिट, बेस 5 यूनिट है। -1 से हम 4 तक ट्रेवल कर रहे हैं। हाइट देखिए आप
एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो 3 तक की दूरी है, 3 यूनिट दूरी है, तो हाइट 3 हो गई, तो 15/2 ओके यूनिट स्क्वायर 7.5, ये आपका एरिया हो गया बच्चों। अगर पूछा जाता तो ये एरिया होता, और ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं और आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइम टेकिंग है क्योंकि वी हैव टू मेक द ग्राफ्स यहाँ पर, और ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आए हैं आगे भी आ सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो बच्चों इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और ऐसे ही और वीडियोस देखना है, और आगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आने वाली एक्सरसाइज है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर, एंड हैव अ गुड डे। ओके, गुड बाय।